सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार मित्रों, परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस की तरफ से मैं आकाश जैन आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी पार्ट 1 के केमिस्ट्री में थर्ड पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे भौतिक रसायन। उससे पहले अगर आपने परिष्कार वर्ड ऐप यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज परिष्कार वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ बीएससी पार्ट 1 में 5 यूनिटें हैं और हर यूनिट से हमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई एक प्रश्न हमें करना होता है। ठीक, तो एक बार हम यूनिट वाइज सिलेबस डिस्कस कर लें। पहला यूनिट हमारा होगा मैथमेटिकल कंसेप्ट या गणितीय अवधारणाएं, और पहले यूनिट का सेकंड पार्ट हमारा होगा लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था। यहाँ पहले यूनिट में से पहला क्वेश्चन यानी प्रश्न संख्या 1 मैथमेटिकल कंसेप्ट का होगा, जिसमें आपसे सिंपल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो लिक्विड स्टेट का होता है। आपको इन दोनों में से कोई एक प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करना होगा। सेकंड यूनिट हमारा होता है गैसेस स्टेट, जिसमें हम आदर्श गैस, अनादर्श गैस, वान डेर वाल्स समीकरण, आदर्श गैस समीकरण और गैसों के अलग अलग भौतिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड यूनिट हमारा सॉलिड स्टेट का होता है, जहां पर हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ठोसों का हम वर्गीकरण करेंगे और ठोसों के वर्गीकरण करने के बाद में ठोसों की क्रिस्टलीय जालक संरचना को किस प्रकार अध्ययन करते हैं और उसमें क्या क्या हमारे नियम लगते हैं, उनका अध्ययन हम यूनिट नंबर 3 में करेंगे, जिसका नाम है हमारा सॉलिड स्टेट। यूनिट नंबर 4 ये हमारा यूनिट होगा कॉलॉइडल स्टेट या कॉलॉइडी अवस्था। जैसा कि हम बीएससी से पहले 12th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास चैप्टर था चैप्टर संख्या 5, जहां पर हमने कॉलॉइड के बारे में सीखा था कि कॉलॉइड क्या होते हैं, और उसी से हम थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करेंगे कि कॉलॉइड को आगे हम किस तरीके से डेली लाइफ में कॉलॉइड को हम किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट 5वां हमारा यूनिट होगा केमिकल काइनेटिक्स या रासायनिक बलगतिकी। जैसा कि हम प्रीवियस क्लास 12th में सीख चुके हैं, इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया वेग के अलग अलग सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी 5 यूनिटें रहेंगी और हर यूनिट में से यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे 5 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होंगे। क्लियर? तो देखें, आगे बढ़े। आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा यूनिट है यूनिट संख्या 4 कॉलॉइडल स्टेट या कॉलॉइड अवस्था। इस यूनिट में हम सीखेंगे नंबर 1 कॉलॉइड क्या होता है, कॉलॉइड किसे कहते हैं और यह वास्तविक विलयन और निलंबन से किस प्रकार अलग होता है। सेकंड पॉइंट हमारा जो कॉलॉइड, विलयन और निलंबन में अंतर है। थर्ड पॉइंट हम लोग सीखेंगे कि कॉलॉइड का क्लासिफिकेशन किस तरीके से करें, कॉलॉइड को हम किस किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, क्या क्या बेसिस हमारे कॉलॉइड के वर्गीकरण के रहेंगे। नेक्स्ट कॉलॉइड बनाने की विधियां कैसे बनाएंगे। कॉलॉइड के लिए 5वां टॉपिक हमारा होगा कॉलॉइड के गुणधर्म। कॉलॉइड में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, जैसे ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। छठा टॉपिक हमारा होगा स्पेसिफिक, हम 2 कॉलॉइड के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एक होगा हमारा जेल और दूसरा होगा हमारा पायस। और तीसरा लास्ट टॉपिक हमारा होगा कॉलॉइड के एप्लीकेशन, के रूटीन लाइफ में या डेली लाइफ में हमारे कॉलॉइड के क्या क्या एप्लीकेशन रहेंगे। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम 3 बातें यहाँ पर सीखेंगे। नंबर 1 कॉलॉइड क्या है, नंबर 2 कॉलॉइड, विलयन और निलंबन में क्या अंतर है, और नंबर 3 कॉलॉइड का क्लासिफिकेशन या कॉलॉइड का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखें, टॉपिक हम स्टार्ट करें उससे पहले इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस देख लें। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में आज जो हम पढ़ेंगे उससे पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहां था हमारा साबुन और अपमार्जकों की अपमार्जन क्रिया क्या होती है। अपमार्जक का मतलब हम डिटर्जेंट या सर्फ काम में लेते हैं, और अपमार्जन क्रिया का मतलब इनकी क्लींजिंग एक्शन, किस तरीके से हम इसको साफ करेंगे। नेक्स्ट संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये टिप्पणी थी वास्तविक विलयन और कॉलॉइडी विलयन में हम किस तरीके से विभेदन कर देंगे। थर्ड कॉलॉइड क्या होते हैं, डेफिनेशन, और फिर कॉलॉइड का वर्गीकरण, जहां हम आगे पढ़ेंगे द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कॉलॉइड किस तरीके से हम विभेद कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 2017 और 2015 में पूछा हुआ है।
ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि इस टॉपिक से हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में हमारे 2013 में प्रश्न पूछा हुआ है, सोप या साबुन क्या होता है। नेक्स्ट है मक्खन, बटर जिसको हम कहते हैं, उसमें वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्थाएं क्या है। आरपीएससी जूनियर केमिस्ट 2014 में सवाल पूछा हुआ है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलॉइड का बनना संभव नहीं है जब वितरित प्रावस्था व वितरण माध्यम क्रमशः हैं। तो कौन कौन सी वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम की भौतिक अवस्थाएं होंगी जब कॉलॉइड का निर्माण पॉसिबल नहीं होता। आरपीएससी जूनियर केमिस्ट 2014 में ये सवाल और पूछा गया है। इसी तरीके से आरपीएससी सेकंड ग्रेड में हमसे पूछा हुआ है, परिक्षेपण माध्यम द्रव वाला कॉलॉइड कौन सा है। तो 4 कॉलॉइड के एग्जाम्पल हमें दे रखे हैं, इसमें हमें पहचानना है कि वह कौन सा कॉलॉइड है जिसमें परिक्षेपण माध्यम द्रव नहीं होता। और ऐसा ही 5वां क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है कि मिल्क या दूध किस प्रकार का कॉलॉइड है। ठीक, ये हमारे एसएससी 2011 में पूछा हुआ सवाल है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है जिससे हमारे अलग अलग कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखें, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कॉलॉइड। तो देखो, हम रूटीन में हमारी जो जिंदगी है, जो लाइफ है, उसमें हम बहुत सारे पदार्थों को काम में लेते हैं। जैसे फोम, झाग बनाते हैं, कपड़े धोते हैं तब उस समय जो झाग बनते हैं। जैसे दूध, पीने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे स्मोक, धुआं। जैसे डिटर्जेंट, जो आपने सर्फ होते हैं। जैसे जेल, बालों में लगाने की क्रीम या खाने की फ्रूट जेली जो होती है। खून, जो सभी ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स में पाया जाता है। रक्त। पेंट, जो हम दीवारों पर करेंगे। और ऐसे कॉस्मेटिक यानी सौंदर्य प्रसाधन जो हमारे होते हैं। ये सारी की सारी चीजें कॉलॉइड हैं। जो हम काम में ले रहे हैं वो ये सारी की सारी चीजें कॉलॉइड हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मक्खन, वो भी हमारा एक कॉलॉइड होता है। ठीक है, या जो हम अंगूठियों में पहनते हैं नग, वो भी हमारे एक तरह के कॉलॉइड सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका मतलब हम डेली लाइफ में कॉलॉइड से घिरे हुए हैं। आगे हम देखें कि कॉलॉइड को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ देखें, कॉलॉइड यहाँ हमारा लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पर हमें लग रहा है कि कॉलॉइड गैसियस फॉर्म में है। इसी तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉलॉइड, जैसे कि मैंने आपको कहा, जो हमारे स्टोन होते हैं वो हमारे सॉलिड फॉर्म के कॉलॉइड को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कॉलॉइड को हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं वास्तविक विलयन और निलंबन में से। तो पहले हम एक बार वास्तविक विलयन देख लें क्या होता है। हमने 1 गिलास में पानी लिया और इस 1 गिलास पानी में हम 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दें और ऐड करने के बाद में हमने इसको चम्मच से अच्छे से शेक कर लिया। क्या होगा, हम कहेंगे अगर हम 1 चम्मच चीनी या 1 चम्मच नमक इसमें मिलाएं और फिर चम्मच से इसको अच्छे से शेक कर लें तो पूरे पानी का टेस्ट एक समान मीठा या एक समान नमकीन हो जाता है। यानी चीनी या नमक जो है वो पूरे पानी में एक समान रूप से वितरित हो जाती है। और एक समान रूप से वितरण वाले इस तंत्र को हम होमोजीनियस सिस्टम या समांगी तंत्र कहते हैं। और इस तंत्र में हम घुली हुई चीनी या घुले हुए पानी को नग्न आंखों से नहीं देख पाते। यानी चीनी और पानी के कणों का आकार इतना छोटा हो जाता है कि वो हमारे लिए विजिबल नहीं होते। तो ऐसे विलयन को हम ट्रू सॉल्यूशन या वास्तविक विलयन कह देते हैं। नेक्स्ट, अब हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया। क्या किया, हमने 1 गिलास पानी लिया और इस 1 गिलास पानी में हम 1 चम्मच या 1 मुट्ठी रेत उठाकर यहाँ पर डाल देते हैं। जब हम इसको चम्मच से शेक करेंगे तो चम्मच से शेक करने पर हमें महसूस होगा कि ये रेत पानी में घुलने लग रही है। लेकिन जब हम इसको चम्मच से शेक करना छोड़ देंगे और कुछ समय के लिए इसको रख देंगे तो क्या होगा, ये सारी की सारी रेत जो है वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाएगी। पानी ऊपर अलग और रेत नीचे की तरफ अलग, यानी रेत का पानी में वितरण एक समान नहीं होता। इस तरीके के तंत्र को हम कहेंगे विषमांगी तंत्र। चूंकि नेकेड आईज या नग्न आंखों से हम डस्ट पार्टिकल या रेत के कणों को यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसलिए इस तरीके का विलयन हमारा कहलाता है सस्पेंशन। तो अगर हम वास्तविक विलयन और निलंबन को डिफरेंस देखें तो हम देख सकते हैं कि वास्तविक विलयन जो है यह एक होमोजेनियस सिस्टम है जहां पर विलय का विलायक में एक समान वितरण है। अगर हम इसके भौतिक गुणों को, जैसे हम स्वाद को टेस्ट करें तो ये पानी हमें एक समान नमकीन या एक समान मीठा महसूस होगा जब हम पहले शेक पिए और जब हम लास्ट से पिए तब भी हमें पानी एक समान मीठा लगेगा। लेकिन ये जो है इसमें पानी के भौतिक गुणों में जैसे जैसे हम इस पानी को खत्म करते जाएंगे परिवर्तन होता चला जाएगा। ऊपर वाला पानी कंपैरेटिवली साफ और नीचे की तरफ क्वांटिटी सेंट की वो हमेशा बढ़ती जा रही है। तो हम वास्तविक विलयन और निलंबन इनको यहाँ देख चुके
और कॉलॉइड के एग्जाम्पल हमने रूटीन लाइफ में अभी काम में लिए थे। इस आधार पर अगर हम वास्तविक विलयन और निलंबन को यदि कॉलॉइड से डिफरेंशिएट करें तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखें तो यहाँ पर हमने लिखा है प्रॉपर्टी, और अब इस प्रॉपर्टी को हम अलग अलग 3 विलयन कॉलॉइड और निलंबनों के लिए डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं। देखें सबसे पहला हम चेक करें इसकी प्रकृति या नेचर। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि विलयन होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक समान वितरण होता है। वहीं कॉलॉइड ये हमारा विषमांगी वितरण है, और ऐसे ही निलंबन ये भी हमारा विषमांगी वितरण है। कॉलॉइड विषमांगी वितरण कैसे है, आप लोगों ने देखा है, हम लोग जो पेंट का डिब्बा लेकर आते हैं घर पे, उस पेंट के डिब्बे को अगर हम खोलें तो ऊपर की तरफ उसमें लिक्विड और जो नीचे की तरफ उसमें हैवियर पार्टिकल बैठ जाते हैं, यानी वो एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए हमने कहा कि कॉलॉइड क्या है, एक हेटेरोजीनियस सिस्टम या एक समान वितरण है। सेकंड, प्रावस्थाओं की संख्या। प्रावस्था से क्या मतलब, अभी अभी हमने जैसे एग्जाम्पल में देखा कि हमने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी ऐड की और पूरा का पूरा पानी एक समान मीठा हो गया, यानी हम चीनी को पानी से अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो वह एक ही प्रावस्था है जिसमें पानी चीनी में सॉल्यूबल है, यानी एकल प्रावस्था होती है। और यहाँ पर हम इन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, जैसे हम पानी को रेत से अलग डिफरेंशिएट कर पाए, इसलिए हमारे पास 2 अलग अलग प्रावस्थाएं वहां पर प्रेक्षित होती हैं। नेक्स्ट, कणों का आकार। विलयन जो है उसमें कणों का आकार बहुत कम होता है, कितना, 10⁻⁷ सेंटीमीटर का। अगर हम इसको मीटर में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁹ मीटर का, या इससे कम होता है। विलयन में कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम, लेकिन कॉलॉइड तंत्र जो होते हैं उसमें कणों का आकार 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर की रेंज में होगा। इसी तरीके से अगर हम निलंबन को लिखें तो निलंबन में कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर की तुलना में अधिक होगा, यानी विलयन अगर है तो इसमें विलय के कणों का आकार सबसे कम, और अगर निलंबन है तो इसमें कणों का आकार सबसे अधिक होगा। चूंकि यहाँ पर आकार अधिक है इसलिए इन कणों को हम आसानी से देख पाएंगे, यानी वो वाले कण हमारे विजिबल हैं, और इन कणों को हम नहीं देख पाते, और इन कणों को भी हम नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप काम में लें, सूक्ष्मदर्शी काम में लें, तो अब हमें कॉलॉइड कणों के आकार विलयन के आकार की तुलना में बड़ा होने के कारण कॉलॉइड कण भी आसानी से दिखने लग जाते हैं। नेक्स्ट देखें, गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के द्वारा किसी पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता होती है, और पृथ्वी प्रत्येक पिंड को जी गुरुत्वीय त्वरण से अपनी ओर खींच रहा है, तो लगने वाले बल को हम रिप्रेजेंट करते हैं F = mg के द्वारा। अब m या द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण का मान भी उतना ही अधिक होगा। अभी अभी हमने देखा कि निलंबन में कणों का आकार सबसे अधिक है, यानी निलंबन जो है उसमें आकार अधिक होने के कारण उसका द्रव्यमान भी अधिक होगा, और द्रव्यमान अधिक होने के कारण सबसे अधिक प्रभाव गुरुत्वाकर्षण का वो किस पर लगेगा, निलंबन पर लगेगा। और हमने देखा भी था, जो पहला हमारा चित्र था, कि निलंबन में रेत के कण नीचे की तरफ डिस्पर्स हो जाते हैं, नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। वहीं सॉल्यूशन और कॉलॉइड में कणों का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा होने के कारण इन पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट, अधिशोषण। क्या होता है अधिशोषण? बेसिकली तो हम पढ़ चुके हैं। देखो, 2 बातें हम सीख लें कि जैसे हम कोई नया शूज खरीद के लाते हैं या कोई नई पानी की बोतल खरीद के लाते हैं, तो जब हम कोई पानी की बोतल नई खरीद के लाते हैं तो इस पानी की बोतल में एक कागज के रैपर में रैप की हुई एक छोटी सी पुड़िया हमें देखने को मिलती है, और इस पुड़िया में लिखा हुआ होता है सिलिका जेल। अब ये जो सिलिका जेल यहाँ पर रखा हुआ है, इसका क्या काम, कि जब हम इस बोतल को ढक्कन बंद करके रखें और मान लीजिए इस बोतल में ह्यूमिडिटी रह जाती है, थोड़ी सी नमी रह गई, क्या होगा, जब हम नमी सहित इस बोतल को ढक्कन बंद करके रख देंगे तो कुछ समय बाद में इस बोतल में स्मेल हो जाती है, बोतल में से बदबू आने लगेगी। लेकिन अगर हमने इसमें सिलिका जेल की पैकेट डाला हुआ है तो ये सिलिका जेल क्या करता है, इस बोतल में उपस्थित नमी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। ध्यान दें, मैंने कहा सतह पर अधिशोषित कर लेता है, तो सतह पर जो होगा उस घटना को हम कहेंगे अधिशोषण। लेकिन अगर नमी कॉटन के द्वारा कॉटन या रुई के द्वारा हम नमी को एब्जॉर्प्शन करें, जैसे हमने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और इस गिलास पानी में हमने यहाँ पर एक कॉटन का फाया या रुई रख दी,
क्या होगा, ये कॉटन पूरी तरीके से पानी से गीली हो जाएगी, यानी पानी इस रुई में अवशोषित हो गया। दो अलग अलग टर्म हम काम में ले रहे हैं, पहली टर्म है हमारा अधिशोषण और दूसरा टर्म है हमारा अवशोषण। तो जब हम अवशोषण कहेंगे तो यहां पर हम कहेंगे कि भाई कॉटन इस पानी को अवशोषित कर लेती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल कॉटन में एक समान वितरित हो जाते हैं। लेकिन जब हम सिलिका जेल के लिए नमी की बात करेंगे तो हम कहेंगे नमी केवल सिलिका जेल की सरफेस पर जाकर जमा हो जाती है और इस घटना को हम कहेंगे अधिशोषण। तो अधिशोषण विलयन का या तो बहुत कम होता है या फिर हम कह सकते हैं कि नगण्य होता है। वहीं कॉलॉइड का अधिशोषण सबसे अधिक होता है और निलंबन का अधिशोषण बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट, साधारण फिल्टर पत्र से अगर हम फिल्टरित करें, जैसे हमने एक फिल्टर पेपर लिया और इस फिल्टर पेपर से हम इसको छान रहे हैं, तो विलयन के कणों का आकार बहुत कम होने के कारण विलयन के कण साधारण फिल्टर पेपर से होकर बाहर निकल जाते हैं। कॉलॉइड कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन फिर भी कॉलॉइड कण भी फिल्टर पेपर, सामान्य फिल्टर पेपर से होकर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम निलंबन की बात करें तो निलंबन के कण जो हैं उनका आकार बड़ा होने के कारण वो फिल्टर पेपर में ऊपर रह जाते हैं। फिल्टरन का सरल सा मतलब हम ले सकते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के समय चाय पत्ती जब हम छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और फिल्ट्रेट यानी चाय जो है वो छनकर कप में या गिलास में हमारे इकट्ठी हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिखा अधिशोषण क्या होता है, दिए गए पदार्थ का अन्य पदार्थ की सतह पर जुड़ना, केवल सतह पर जुड़ेगा उसको हम अधिशोषण कहेंगे। सतह के अलावा या पदार्थ की संरचना में एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो उस घटना को हम अवशोषण कहते हैं। नेक्स्ट देखें, अगला गुणधर्म हम चेक करें, हमारा है ब्राउनी गति। क्या होती है ब्राउनी गति, तो हम लोगों ने देखा कि जैसे सूर्य का प्रकाश एक झरोके में से होकर एक कमरे में आ रहा है, तो जब ये सूर्य का प्रकाश आता हुआ दिखेगा तो जब हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है, इस प्रकाश के पथ दिखाई देने की घटना को हम कहेंगे टिंडल प्रभाव। और इस प्रकाश के पथ में अगर हमें डस्ट के पार्टिकल दिखें तो ये डस्ट के पार्टिकल कहीं रैंडम मोशन करते हुए नजर आते हैं, जिगजैग गति करेंगे। इस जिगजैग प्रकार की जो गति होती है इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। ब्राउन वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसी के आधार पर इसको हम ब्राउनी गति कह देते हैं। तो ब्राउनी गति देखो, ये हमने यहाँ पर इमेज में रिप्रेजेंट किया हुआ है। यहाँ ब्राउनी गति कुछ इस तरीके से पार्टिकल मोशन कर रहे हैं। विलयन के कण ये ब्राउनी गति नहीं दर्शाते, जबकि कॉलॉइड के कण ब्राउनी गति दर्शाते हैं और साथ ही निलंबन के कणों में भी ब्राउनी गति नहीं पाई जाती। यानी अगर हमें कॉलॉइड को विलयन और निलंबन से डिफरेंशिएट करना है तो हम कह सकते हैं कि कॉलॉइड जो है वो ब्राउनी गति दर्शाते हैं, यानी वे विलयन जिनमें ब्राउनी गति पाई जाती है वो हमारे कॉलॉइड होंगे और उनके अलावा जिनमें नहीं पाई जाती वो या तो विलयन होंगे या तो वो निलंबन होगा। क्लियर। ऐसे ही देखिए विसरण, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का स्वतः प्रवाह विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल भी हम लोग जानते हैं, हमने कमरे के एक कोने पर एक अगरबत्ती लगाई तो अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे कमरे में एक समान रूप से वितरित हो जाती है। हमने कहीं एक सेंट की बोतल खोल दी कमरे के किसी कोने पर, सेंट की खुशबू पूरे कमरे में एक समान वितरित हो जाती है। इस घटना को हम कहेंगे विसरण। तो विलयन जो है उनमें विसरण तीव्र गति से होता है क्योंकि कणों का आकार बहुत कम है। कॉलॉइड में कंपैरेटिवली धीमी गति से होता है, कणों का आकार बढ़ गया। और निलंबन में विसरण लगभग नहीं होता या हम कहें बिल्कुल नहीं होता क्योंकि इनके कणों का आकार बहुत अधिक होता है। इसी तरीके से हम टिंडल प्रभाव को देखें तो टिंडल प्रभाव केवल कॉलॉइड के द्वारा दर्शाया जाता है, विलयन और निलंबन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते। एग्जाम्पल हम लोग चाहे सिनेमा घर में देख लें और चाहे हम एक अंधेरे कमरे में झरोके से आते हुए प्रकाश को देख लें। या देखें हम कॉमन इस तरीके से चित्र बना सकते हैं। हमने एक वास्तविक विलयन लिया, इस वास्तविक विलयन में से जब हम टॉर्च का प्रकाश पास थ्रू करते हैं, जब टॉर्च का प्रकाश यहाँ से गुजार रहे हैं तो वास्तविक विलयन में यहाँ देखें हमें प्रकाश का पथ नजर नहीं आता। लेकिन जब हमने इसको कॉलॉइड विलयन में से गुजारा तो कॉलॉइड विलयन में से गुजारने पर हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है और प्रकाश के पथ दिखाई देने की इस घटना को हम क्या कहेंगे, इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्लियर। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हम जानते हैं विलयन में कणों का आकार कम है और यहाँ कॉलॉइड में कणों का आकार तुलनात्मक रूप से क्या हो गया, अधिक। और कणों का आकार अधिक होने के कारण यह प्रकाश को स्कैटर्ड कर देते हैं या हम कहें आपतित होने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। और जैसे ये प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे प्रकाश का पथ हमें दिखाई देने लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला गुणधर्म
विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को अगर हम देखें तो लगाए गए बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण हम जानते हैं, अगर हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दिया जैसे हमने यहां पर लगाया हुआ है, जब विद्युत क्षेत्र हमने प्रवाहित नहीं किया तो जब तक हमने धारा प्रवाहित नहीं करी तब तक ये कॉलॉइडी विलयन अपनी जगह पर रखे हुए। लेकिन जैसे ही हम धारा प्रवाहित करेंगे, धारा प्रवाहित करने पर ये सॉल जो है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करना शुरू कर देंगे। अब हम जानते हैं दो ही तरीके का आवेश हमने प्रेक्षित किया है, या तो कैटायन या तो एनायन, पॉजिटिव या नेगेटिव आवेश। तो धनावेश जो होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करने लगेगा और ऋणावेश जो होगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। देखें तो विलयन जो है उसमें अगर आयन उपस्थित हैं तो लगाए गए विद्युत क्षेत्र के कारण ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। अगर आयन उपस्थित हैं तो, अगर आयन उपस्थित नहीं है तो विलयन की कोई गति नहीं होगी। क्लियर रहेगा। लेकिन अगर हम कॉलॉइड की बात करें तो कॉलॉइड एक आवेशित पार्टिकल होते हैं और आवेशित कॉलॉइड जो हैं उन पर या तो धनावेश होगा या तो ऋणावेश होगा। तो अगर धनावेशित कॉलॉइड है तो वो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ, और अगर ऋणावेशित कॉलॉइड है तो वो धनावेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करना शुरू कर देते हैं, जबकि निलंबन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति से अप्रभावित रहते हैं। देखो इसको हम यहाँ पर इस तरीके के एक चित्र के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने एक यू आकार की नली ले ली और इसको हमने स्टैंड पर कस दिया। इस यू आकार की नली में यदि हम आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल रख दें तो आगे हम पढ़ेंगे कि यह आर्सेनिक सल्फाइड का जो सॉल है वो नेगेटिवली चार्ज्ड या ऋणावेशित सॉल होता है। जब हम आर्सेनिक सल्फाइड के सॉल में दो धातु के इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करने का सेटअप लगा रहे हैं। देखो हमने धातु की दो छड़ डुबो दी इसमें और अब हमने इनको बैटरी के एक सिरे से कनेक्ट कर दिया। एक टर्मिनल हो गया पॉजिटिव, दूसरा टर्मिनल हो गया नेगेटिव। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी और विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये जो सॉल के पार्टिकल हैं वो धनावेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करना प्रारंभ कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने जाना कि आर्सेनिक सल्फाइड का जो सॉल है वो कैसा सॉल होता है, ऋणावेशित सॉल होता है। और इसकी गति कैसी होगी, धनावेशित कॉलॉइड पार्टिकल की तरफ हो जाएगी। और जैसे ये गति करने लगेंगे एक तरफ सारा का सारा कॉलॉइड निकाय आकर व्यवस्थित हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कॉलॉइड पार्टिकल की इस तरीके की गति को हम विद्युत कण संचलन कह देते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट देखें तो जो अभी हमने कॉलॉइड विलयन और निलंबन में पढ़ा वहां से हम एक छोटा सा अभ्यास प्रश्न देख लें। अभ्यास प्रश्न हमारा है कॉलॉइड अवस्था में कणों का आकार होता है। तो देखिए हमने कॉलॉइड विलयन और निलंबन को डिफरेंशिएट किया था, जहां पर हमारे पास एक बेसिस था कणों का आकार। ऑप्शन है हमारे पास 10⁻⁻9 मीटर से कम, ऑप्शन बी 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर, और इसी को हमने एक दूसरा नोटेशन भी लिखा हुआ है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। तीसरा ऑप्शन है हमारा 10⁻⁷ मीटर से अधिक, और चौथा ऑप्शन है 100 से लेकर 1000 नैनोमीटर। तो पीछे हमने जो ऐसा टेबल में पढ़ा कि कॉलॉइड कणों का आकार कितना 10⁻⁷ से 10⁻�9 मीटर होता है, लेकिन हमने तो मीटर में पढ़ा ही नहीं था। हमने जो वैल्यू पढ़ी थी वो सेंटीमीटर में पढ़ी थी, और सेंटीमीटर में कितनी लिखी है हमने 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब अगर हम इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁹, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 10⁻⁷, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। और वैसे भी हम जानते हैं 10⁻⁹ को हम कितना कहते हैं 1 नैनोमीटर, यानी अगर हम इसको नैनोमीटर में लिखें तो वैल्यू होगा 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर तक। अगर हम इसको मीटर में रिप्रेजेंट करें तो वैल्यू होगा 10⁻⁷ से 10⁻⁹ मीटर तक, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक। हमें चेक करना होगा कि हमें यूनिट सिस्टम क्या दिया हुआ है। मीटर कहेगा तो ऑप्शन नंबर ये वाला हमें करेक्ट करना होगा, सेंटीमीटर कहेगा तो हम इस वैल्यू को चुनेंगे, अगर नैनोमीटर कहेगा तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, ऐसा नहीं कि हम लोग फीता लेकर के इसको नापने चल दिए। ये लगभग टेंटेटिव वैल्यू है, और टेंटेटिव वैल्यू में कहीं कहीं यहाँ 1000 नैनोमीटर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जब 1000 नैनोमीटर देखने को मिले तो आप परेशान नहीं हो, लेकिन एक्चुअल साइज जो है वो कणों की हम कहेंगे 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होती है। हमें बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज करना है तो हम हमेशा 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक को ही चूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखें, किसी पदार्थ
सेकंड क्वेश्चन है हमारा, किसी पदार्थ ए में उपस्थित कणों का आकार हमें दे रखा है 10 नैनोमीटर। तो अभी अभी हमने कहा कॉलॉइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर की रेंज में होता है, यानी क्वेश्चन हमारा यही सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, इसे अति सूक्ष्म निस्यंदन किया जा सकता है। अति सूक्ष्म निस्यंदन का मतलब जो हमने फिल्टर पेपर लगाया है, उस फिल्टर पेपर से भी अगर हम छोटी जालक आकार वाला फिल्टर पेपर ले लें तो इसका निस्यंदन या फिल्टरन संभव है। नेक्स्ट, यह है ब्राउनी गति दर्शाता है। अब तो हमने कंफर्म कर लिया कि ब्राउनी गति केवल और केवल किसके द्वारा, कॉलॉइड कणों के द्वारा ही दर्शाई जाती है। तो पदार्थ ए पहचान जाएंगे हम, यह दिया गया पदार्थ कॉलॉइड होता है। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा कॉलॉइड क्या है। हमने कॉलॉइड को विलयन और निलंबन से डिफरेंशिएट कर लिया। अब स्पेसिफिक हम कॉलॉइड को देखें कि कॉलॉइड क्या चीज होती है। तो कॉलॉइड हमने पढ़ा एक विषमांगी तंत्र है जिसमें हम एक भौतिक अवस्था को दूसरी भौतिक अवस्था से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब कॉलॉइड जो है उसमें बेसिकली दो पदार्थ उपस्थित होते हैं। पहला पदार्थ, इसको अपन बोलते हैं वितरित प्रावस्था या डिस्पर्स्ड फेज, यह कम मात्रा में उपस्थित होती है। और दूसरा पदार्थ, इसको अपन बोलते हैं वितरण माध्यम या डिस्पर्शन मीडियम, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब कम मात्रा और अधिक मात्रा से क्या मतलब, जैसा हमने सॉल्यूशन या विलयन के बारे में पढ़ा है कि अगर हम एक गिलास में पानी लें और इस एक गिलास पानी में हम 1 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दें, तो जो हमने पानी लिया हुआ है ये पानी हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट या विलायक। और ये जो हमने शुगर ऐड की हुई है, ये टेबल स्पून शुगर हमारी क्या कहलाएगी, सॉल्यूट या विलेय। तो जो लेस इन क्वांटिटी, कम मात्रा में उपस्थित है, उसको विलयन में हम कहेंगे सॉल्यूट या विलेय पदार्थ। और अगर वह कॉलॉइड है तो कॉलॉइड में हम उसको लिखेंगे वितरित प्रावस्था। जो अधिक मात्रा में उपस्थित है, उस अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ को हम कहेंगे विलायक। और कॉलॉइड में उस विलायक के लिए हमें क्या टर्म रिप्रेजेंट करनी है, वितरण माध्यम। क्लियर रहेगा? जब विलयन में जो काम विलायक करता है, कॉलॉइड में वही काम वितरण माध्यम या डिस्पर्शन मीडियम करेगा, यानी जिसमें विलेय घुलता है, जो अधिक मात्रा में है वितरण माध्यम, और जो घुलता है या जो कम मात्रा में है वो हमारा क्या कहलाएगा, विलेय। क्लियर रहेगा? तो नेक्स्ट देखिए, इनके हम एक एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल देख लें। जैसे हमने देखा दूध, जेल और गोल्ड का सॉल, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, कॉलॉइड तंत्र कहलाते हैं। अब हम इन अलग अलग कॉलॉइड का क्लासिफिकेशन करें तो कॉलॉइड को हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर कुछ अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास में क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके का होगा। पहले तरीके का क्लासिफिकेशन देखें, वितरित प्रावस्था व वितरण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। जैसा कि हम जानते हैं पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं में पाया जाता है, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो अब पदार्थ किस भौतिक अवस्था में उपस्थित है, इसके आधार पर हम कॉलॉइड को फिर अलग अलग तंत्रों में बांट सकते हैं। जैसे देखें, हमने लिखा वितरित प्रावस्था, यहाँ वितरण माध्यम, यहाँ पर हम उस कॉलॉइड तंत्र का नाम लिखेंगे कि हम कॉलॉइड तंत्र को किस स्पेसिफिक टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें, जैसा कि हमने कहा कि अगर हमारी वितरित प्रावस्था ठोस है और वितरण माध्यम भी ठोस है, तो ठोस वितरित प्रावस्था का ठोस वितरण माध्यम में जो कॉलॉइड तंत्र होगा उसको हम नाम देंगे ठोस सॉल। और इसका एग्जाम्पल ये हमारे खनिज रत्न होते हैं, जैसे रूबी, जैसे पन्ना, ये हमारे खनिज तंत्र जो है वो ठोस सॉल का एग्जाम्पल होंगे। इसी तरीके से अगर वितरण माध्यम द्रव है और इसमें वितरित प्रावस्था यानी विलेय पदार्थ या कम मात्रा में उपस्थित पदार्थ जो है वो ठोस है, तो इसको हम कहेंगे सॉल। देखो, सॉल को जब स्पेलिंग हम लिखते हैं तो ये हमारा कहलाता है SOL। अब इस SOL को हमें याद करना बड़ा आसान, कैसे, S यानी सॉलिड और L यानी लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड, द्रव में ठोस, द्रव वितरण माध्यम में ठोस भौतिक अवस्था क्या कहलाएगी, सॉल। और जितने भी अपने मेटल के अपन कॉलॉइड बनाएंगे वो इस तरीके के हमारे सॉल बनेंगे, जैसे गोल्ड सॉल। नेक्स्ट, जब ठोस वितरित प्रावस्था को गैस वितरण माध्यम में हम डालेंगे तो ये हमारा कहलाएगा एरोसॉल। एरोसॉल जैसा कि हमारा धुआं या धूल। किस तरीके से, देखो, जब हम जानते हैं तेज आंधी आती है तो तेज आंधी यानी हवा का तेज प्रवाह,
और हवा के साथ साथ डस्ट पार्टिकल जो होते हैं वो भी हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लग जाते हैं। तो हवा यानी वितरण माध्यम और उसमें वितरित डस्ट के पार्टिकल यानी सॉलिड भौतिक अवस्था, तो क्या बन गया? धूल। इसी तरीके से अगर धुएं को देखें तो हम जानते हैं धुआं यानी गैस, और गैस या धुआं किससे बनता है? तो हाइड्रोकार्बन के बर्न होने से बनता है। हाइड्रोकार्बन जब जलते हैं तो उससे धुआं बनेगा, और हाइड्रोकार्बन में कौन? बेसिक कंपोनेंट जो हमारा है कार्बन। तो सॉलिड कार्बन अगर है तो उसको अपन बोलेंगे धुआं या स्मोक। ठीक। नेक्स्ट, अगर वितरित प्रावस्था हम द्रव ले लें और वितरण माध्यम हमारा ठोस हो तो इससे जो बनेगा उसको हम बोलते हैं जेल। बालों में लगाने की क्रीम, जेली या बूट पॉलिश जो हमारी होती है वो इस तंत्र के उदाहरण होंगे। ऐसे ही देखें, अगर वितरित प्रावस्था हमारी द्रव है और वितरण माध्यम भी द्रव है तो इस तंत्र को हम बोलेंगे पायस या इमल्शन, जिसका एग्जाम्पल है हमारे दूध और क्रीम। ऐसे ही अगर वितरित प्रावस्था द्रव और वितरण माध्यम गैस है तो इसे हम बोलेंगे द्रवों के एरोसॉल। देखो, जब हमने यहाँ पर इसको ठोस कहा था तो हमने नाम दिया था एरोसॉल, और जब ये ठोस की जगह अब क्या हो गया? लिक्विड, तो नाम क्या हो गया? द्रवों के एरोसॉल। एग्जाम्पल कोहरा और बादल। कोहरा और बादल हम जानते हैं सर्दी के दिनों में कोहरा जमता है, कैसे? ऊपर एनवायरमेंट में जो पानी की बूंदें हैं वो डिस्पर्स हो जाती है, वितरित हो जाती है, तो कोहरा बन जाता है। ऐसे ही हमारे बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, अगर भौतिक अवस्था गैस और वितरण माध्यम की भौतिक अवस्था ठोस है तो इसको हम कहेंगे फोम। लेकिन फोम कौन सा? ठोस फोम। एग्जाम्पल जो हमारा रबर होता है, जो प्यूमिक पत्थर होता है, ये सारे के सारे हमारे ठोस फॉर्म कहलाते हैं। ऐसे ही अगर वितरित प्रावस्था गैस और वितरण माध्यम द्रव है तो इसको हम कहेंगे झाग या फोम। जैसे हम किसी साबुन या सर्फ का विलयन अगर लें, जैसा कि हम जानते हैं हमने पानी लिया, पानी में सर्फ डाली और इसको ऐसे शेक किया, ऐसे हम हाथ से शेक कर रहे हैं तो क्या होगा? इसमें हवा का प्रवाह हम लोग करेंगे, हवा का प्रवाह करेंगे यानी पानी में क्या निकाल रहे हैं? गैस। और पानी में जब गैस को वितरित करेंगे तो क्या बन जाएंगे? झाग। यह एक प्रकार का हमारा सॉलिड तंत्र हमारा कहलाता है। नेक्स्ट, अगर वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम दोनों ही गैस है तो यह किसी भी प्रकार के कॉलॉइड तंत्र का निर्माण नहीं करता। ध्यान दें, ध्यान देने वाली बात, अगर वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम दोनों ही गैस हैं तो किसी भी प्रकार का कॉलॉइड तंत्र नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमने लिखा कॉलॉइड तंत्र जो है वो एक विषमांगी तंत्र होता है। कौन सा? विषमांगी तंत्र होता है। लेकिन हम जानते हैं गैस, इनका भौतिक गुण है कि इनमें विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। विसरण का मतलब अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होंगे। इनको बहने के लिए किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं होती। फोर्स की आवश्यकता नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि भाई चूंकि विसरण का गुण पाया जाता है, अगर मैंने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में यहाँ पर मैंने एक छोटी से कॉर्नर पर गैस भर दी और इसको खुला छोड़ दिया तो गैस अपने आप इस पूरे कंटेनर में एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। यानी गैसें जो हैं वो कभी भी विषमांगी तंत्र नहीं बना सकती, उनकी आदत ही नहीं। और गैसें, दो गैसों का मिश्रण जब आपस में विषमांगी तंत्र बनाएगा नहीं तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि उससे कभी भी कॉलॉइड तंत्र का निर्माण नहीं होता। यानी भौतिक अवस्था के आधार पर हमारे पास केवल 8 तरीके के कॉलॉइड तंत्र संभव है। 9वां तरीके का कॉलॉइड तंत्र जो गैस गैस का मिश्रण होता है वो कभी भी कॉलॉइड तंत्र नहीं होगा, वो हमेशा एक सामान्य विलयन होता है। देखें तो जैसे हम एक एक करके एग्जाम्पल देख लें। हमने देखा रूटीन में जो हमारे काम आता है मिल्क, क्या है? यह द्रव द्रव का कॉलॉइड तंत्र होता है जिसमें वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम दोनों ही द्रव हैं। द्रव यानी जल में, फैट जो द्रव फॉर्म में उपस्थित है जब वितरित हो जाती है तो हमारा बन जाएगा मिल्क। इसी तरीके से देखें स्मोक, जैसा कि मैंने बताया गैस यानी एटमॉस्फेयर में हाइड्रोकार्बन के पार्टिकल बर्न होने से जो कार्बन के कण यहाँ पर बनेंगे उससे हमारा बनेगा स्मोक या धुआं। ये भी एक प्रकार का कॉलॉइड तंत्र है। इसी तरीके से फोम, जैसा कि हम झाग बना रहे हैं, कैसे? हमने एक बकेट में पानी लिया, पानी में सर्फ डाल के और इसको हाथ से शेक कर दिया, झाग बन गए। हमने शेक करना छोड़ दिया, कुछ देर में हवा वितरित हो गई और हवा वितरित हो गई तो फिर से झाग खत्म हो गए। ठीक है, इसका मतलब गैस यानी हवा का कंटिन्यूअस प्रवाह होता रहेगा तो फिर झाग हमारे बने रहेंगे। यह द्रव में गैस का कॉलॉइडी तंत्र है। द्रव क्या है? परिक्षेपण माध्यम, और गैस क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था। इसी तरीके से पेंट जो हम कर रहे हैं, इस पेंट में हमारे द्रव है विलायक
और उसमें ठोस पदार्थ जिनकी वजह से स्पेसिफिक कलर आ रहा है, जिनको अपन वर्णक या पिगमेंट कहते हैं, वो यहाँ पर वितरित होते हैं। ये हमारा द्रव वितरण माध्यम में ठोस वितरित प्रावस्था होती है। नेक्स्ट देखिए, जेल ठोस वितरण माध्यम में द्रव वितरित प्रावस्था को हम कहेंगे जेल। इसी तरीके से हमारा गोल्ड सॉल अगर हम ले तो गोल्ड सॉल यानी हम पानी में इसका सोल्यूशन बना रहे हैं, लिक्विड में, पानी या किसी उचित विलायक में, और यहाँ पर हमने सॉलिड गोल्ड के पार्टिकल लिए हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे गोल्ड सॉल। नेक्स्ट देखिए, एक अभ्यास प्रश्न देख लें। इससे कॉलम हमें मिलाना है, कॉलम ए और कॉलम बी, जिसमें हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। कॉलम ए में दिया हुआ है जेल, सॉल और पायस, और कॉलम बी में हमें रिस्पेक्टिव डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्सिव फेज हमें दे रखी है। वितरित प्रावस्था वितरण माध्यम हमें दे रखे हैं, एक बार द्रव ठोस, एक बार ठोस द्रव और एक बार द्रव द्रव। अब हमसे पूछा है कि आप करेक्ट कॉलम मैच करें, और 4 ऑप्शन यहाँ पर हमें बने हुए हैं। तो देखें, मैंने आपको याद करने के लिए कहा था सॉल सबसे बढ़िया। सॉल का मतलब S4 सॉलिड और L4 लिक्विड, यानी सॉलिड इन लिक्विड। तो ठोस प्लस द्रव, द्रव वितरण माध्यम में ठोस। तो देखिए सेकंड से हमारा मैच हो गया 2। नेक्स्ट हमारे पास है पायस या इमल्शन, एग्जाम्पल हमने कहा था मिल्क, और ये किसका होता है? लिक्विड इन लिक्विड, दोनों ही तरफ भौतिक अवस्था द्रव है, इसका मतलब द्रव प्लस द्रव। तो ये हमारा हो गया थर्ड का 3। तो देखिए ऑब्वियसली फर्स्ट का फिर क्या बच जाएगा? 1। तो हमारे 1 में 1, 2 में 2 और 3 में 3 करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हम अगले प्रकार का क्लासिफिकेशन डिस्कस करें। वितरण माध्यम या डिस्पर्शन मीडियम के आधार पर कॉलॉइड किस तरह के होते हैं। तो देखिए, वितरण माध्यम अगर हमारा जल है तो इस प्रकार के कॉलॉइड को हम कहेंगे एक्वासॉल, AQUA, एक्वा जल का ही दूसरा नाम है। अगर ये अल्कोहल है तो अल्कोहल के नाम से ये बन गया एल्कोसॉल। अगर ये बेंजीन है तो बेंजीन के नाम से हम इसको कहेंगे बेंजोसॉल, और अगर ये हवा है तो हवा के नाम से हम इस कॉलॉइड को कहेंगे एरोसॉल। ये हमारा वितरण माध्यम के आधार पर कॉलॉइड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्लासिफिकेशन का पैटर्न, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य आकर्षण के आधार पर। अब 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो प्रबल आकर्षण उपस्थित होगा और या तो किसी प्रकार का कोई आकर्षण उपस्थित नहीं होगा, और हो सकता है कि प्रतिकर्षण भी हो। तो इस आधार पर हमारे कॉलॉइड 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 द्रव स्नेही। द्रव स्नेही देखें, अंग्रेजी में हम इसको नाम लिखते हैं लायोफिलिक, और लायोफिलिक टर्म जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला टर्म है हमारा लायो और दूसरा टर्म है फिलिक। लायो का मतलब होता है लिक्विड, जो कि हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं, विलायक या द्रव, और फिलिक का मतलब होता है रागी या स्नेही या आकर्षित करने वाला। तो वह जो लिक्विड या विलायक तंत्र को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, आकर्षित करेगा मतलब प्रबल आकर्षण बल देगा, इस तरीके के कॉलॉइड तंत्र को हम बोलते हैं द्रव स्नेही कॉलॉइड, जैसे गोंद, जिलेटिन, स्टार्च और रबर। सेकेंड, दूसरे तरीके का कॉलॉइड हमारा होता है जिसको हम कहेंगे लायोफोबिक कॉलॉइड। अब लायोफोबिक कॉलॉइड जो है, देखिए फिर से कहें, 2 टर्म्स मिलकर बना हुआ, एक तो लायो और दूसरा फोबिक। लायो इसका मतलब फिर से लिखेंगे यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है विलायक, और फोबिया या फोबिक का मतलब होता है डर, यानी यह विलायक तंत्र से डर लगेगा या विलायक से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके के कॉलॉइड को हम कहते हैं द्रव विरोधी कॉलॉइड। एग्जाम्पल, जितने भी हमारे धातुओं के सल्फाइड और ऑक्साइड प्रकार के कॉलॉइड होते हैं वो इसी तरीके के कॉलॉइड होंगे। नेक्स्ट, अब देखिए द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कॉलॉइड, इनमें हम एक बार डिफरेंस देख लें कि किस तरीके से हम इनको विभेदित कर सकते हैं। तो द्रव स्नेही कॉलॉइड जो हैं उनमें डीपी का मतलब डिस्पर्सिव फेज या वितरित प्रावस्था, और डीएम यानी वितरण माध्यम। तो वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, दोनों एक दूसरे से स्नेह रखेंगे, तो इसको हम बोलेंगे द्रव स्नेही कॉलॉइड। और जब किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाता या स्लाइट प्रतिकर्षण बल पाया जाता है, तो इस प्रकार के कॉलॉइड को हम कहेंगे द्रव विरोधी कॉलॉइड। नेक्स्ट, द्रव स्नेही कॉलॉइड जो हैं वो तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं, और द्रव विरोधी कॉलॉइड जो हैं वो तुलनात्मक रूप से अस्थायी होते हैं। स्थायी और अस्थायी का क्या मतलब? जैसे हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने एक लायोफिलिक कॉलॉइड को रख दिया, तो द्रव स्नेही कॉलॉइड को हमने जैसा छोड़ा है वो वैसे के वैसे बने रहेंगे। लेकिन अगर हमने द्रव विरोधी कॉलॉइड को यहाँ पर एक कंटेनर में रख दिया और रखने के बाद छोड़ दिया,
तो स्थैतिक अवस्था में ये द्रव विरोधी कॉलॉइड जो हैं वो नीचे की तरफ जाकर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं या इनका स्कंदन हो जाता है। तो देखिए पॉइंट नंबर 3, इनका स्कंदन शीघ्रता से नहीं होता और यहाँ हम लिखेंगे ये शीघ्रता से स्कंदित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब हमने डिस्पर्सिव फेज में डिस्पर्शन मीडियम मिलाया और द्रव स्नेही कॉलॉइड बना दिए, और अगर हम इस द्रव स्नेही कॉलॉइड से वापस डिस्पर्सिव फेज या डिस्पर्सिव मीडियम को लेना चाहें तो ये हमारे अलग अलग हो जाएंगे। रिवर्सिबल यानी दोनों तरफ ऑपरेट हो सकते हैं, मिला करके हम बना भी सकते हैं और जो बना हुआ है उससे वापस विद्युत प्रावस्था वितरण माध्यम को अलग अलग भी कर सकते हैं। लेकिन ये अनुत्क्रमणीय प्रकार के होते हैं, एक बार बन गया तो इसके बाद में खराब है, हम इसको रीजनरेशन या दोबारा उत्पादन नहीं कर सकते। द्रव स्नेही कॉलॉइड में कणों का आकार वास्तविक विलयन की तुलना में थोड़ा अधिक होता है और द्रव विरोधी कॉलॉइड जो हैं ये अणुओं के एग्रीगेशन, क्लम्प या हम कहें गुच्छ या झुंडों के रूप में पाए जाते हैं, यानी अणुओं के एक समूह के रूप में इकट्ठे होकर कॉलॉइड तंत्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है किनमें? द्रव स्नेही कॉलॉइड में दिखाई तो देता है लेकिन तुलनात्मक रूप से कम होगा, जबकि द्रव विरोधी कॉलॉइड में टिंडल प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है। नेक्स्ट, विद्युत कण संचलन या तो नहीं होता या तो बहुत कम होता है और यहाँ पर विद्युत कण संचलन आसानी से संपन्न हो जाता है। तो ये हमारे कॉलॉइड का क्लासिफिकेशन नंबर 3, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कॉलॉइड। नेक्स्ट देखें, कणों के आवेश के आधार पर फिर हम कॉलॉइड को फिर से 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, जब कॉलॉइड तंत्र पर धनावेश हो यानी धनावेशित सॉल, क्या होंगे? धातुओं के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, इन पर पॉजिटिव आवेश या धनावेश पाया जाता है। जैसे हमने लिखा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। किस तरीके से होते हैं धनावेशित सॉल, चेक कर ले। जैसे कि हमने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल फॉर्मेशन किया, एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में गर्म जल में डालकर जब हम सॉल्युबल करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल का निर्माण होता है। तो इसमें ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की सतह पर एल्यूमिनियम धनायन के कण जाकर अधिशोषित हो जाते हैं। हमने पहले भी कहा था सतह पर जाकर इकट्ठा होना अधिशोषण कहलाएगा। तो अधिशोषित हो जाते हैं और इन धनावेश के यहाँ पर अधिशोषित होने से आवेश कौन सा नजर आएगा? हमें कॉलॉइड कणों पर धनावेश नजर आने लग जाता है। तो इस तरीके के सॉल को हम पॉजिटिव सॉल या धनावेशित सॉल कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरे प्रकार के हमारे सॉल है ऋणावेशित सॉल। जब यह धनावेश की जगह ऋणावेशित कोई तंत्र जाकर सतह पर अधिशोषित होने लग जाए तो हमारे ऋणावेशित सॉल का निर्माण होता है। देखें, जैसे धातुओं के सॉल, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर के जब हम सॉल बनाएंगे। सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो सल्फाइड सॉल, जो हम धातुओं के सल्फाइड काम में लेते हैं, वो सल्फाइड सॉल हमारे नेगेटिव या ऋणावेशित सॉल होते हैं, जैसे कैडमियम सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड और आर्सेनिक सल्फाइड। और इसी तरीके से जो हमारे नेचुरली जो सॉल होते हैं जैसे ब्लड, जैसे मिट्टी, स्टार्च, चारकोल, ये सारे के सारे हमारे ऋणावेशित सॉल में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉलॉइड तंत्र के प्रकार नंबर 5 जो हमारा होता है वितरित प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर। यह हमारे 3 प्रकार के कॉलॉइड होंगे। नंबर 1, बहुआणुक कॉलॉइड, बहु यानी बहुत सारे, अणुक यानी पार्टिकल। जब बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़े आकार का कण बनाएंगे तो इस प्रकार के कॉलॉइड को हम बोलेंगे बहुअणुक कॉलॉइड। सेकंड हमारा होगा बृहद अणुक कॉलॉइड। जब एक ही बड़े आकार का कण होगा और वो बड़े आकार का कण छोटे कणों में डिस्ट्रीब्यूट होकर के एक कॉलॉइड तंत्र बनाएगा, यानी बृहद अणुक कॉलॉइड। और तीसरा, ये स्पेसिफिक प्रकार का कॉलॉइड होता है जिसको अपन संगुणन कॉलॉइड या मिस्सिल भी कह देते हैं। देखें, एक एक करके इनको देख लें। जैसे हमने कहा बहुअणुक कॉलॉइड, इन विलयनों में कोई परमाणु या अणु एकत्रित होकर कॉलॉइड कण बनाते हैं। जब ये आपस में आएंगे और यहाँ पर आकर इकट्ठे होंगे तो इकट्ठे होकर इनका आकार एक बड़े कॉलॉइड कणों के आकार की रेंज में आ जाता है। और जब ये आकार एक कॉलॉइड कणों की रेंज में आएगा तो हम कहेंगे कॉलॉइड विलयन का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कॉलॉइडी गोल्ड, कॉलॉइडी सल्फर, यानी धातुओं के जो हमने यहाँ पर कॉलॉइड विलयन बनाए हुए जैसे गोल्ड के, तो वो हमारा एक बहुअणुक कॉलॉइड या मल्टीमॉलिक्यूलर कॉलॉइड कहलाता है। सेकंड, बृहत अणुक कॉलॉइड, जब एक बड़े आकार का कण छोटे आकार के कणों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो कॉलॉइड कण के रूप में बड़े बड़े अणु होते हैं। जैसे नेचुरली अगर हमारे प्रोटीन जो होते हैं, स्टार्च जो है, पॉलीथीन जो है, नायलॉन जो है, ऐसे पदार्थ जो है वो हमारे बड़े आकार के कॉलॉइड या बृहत अणुक कॉलॉइड कहलाते हैं।
तीसरे प्रकार का हमारा कॉलॉइड है मिसेल, को हम संगुणन कॉलॉइड कह देते हैं, जहां संगुणन का मतलब होता है एग्रीगेशन। देखें, जैसे हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने एक पदार्थ मिला दिया जिसका नाम है AB, और फिर हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें। अगर ये पदार्थ एक आयनिक पदार्थ है तो हम कहेंगे AB जलीय विलयन में अपने घटक आयन कैटायन A+ और एनायन B- में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो किसी दिए गए पदार्थ का अपने घटक आयनों में टूटना, आयनों में टूटता है, इसी वजह से इस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य। देखो टूट गया, इसका मतलब अपघट्य, और विद्युत धारा प्रवाहित कर सकता है क्योंकि यहाँ पर आयन बने हैं, तो इसको हमने नाम दे दिया विद्युत अपघट्य। अब प्रबल और दुर्बल क्यों कहें, क्योंकि प्रबल का मतलब होता है 100% वियोजन हो जाता है, तो इस तरीके के पदार्थ हमारे कहलाएंगे प्रबल विद्युत अपघट्य। अब अगर हम इन पदार्थों की इस विलयन में सांद्रता बढ़ाते चले जाएं, तो सांद्रता बढ़ाने पर ये आयन जो होते हैं, ये आयन आपस में एक दूसरे के चारों तरफ इकट्ठे होकर एक बड़े आकार का कण बना लेते हैं, और इस कण को हम कॉलॉइड तंत्र कह देते हैं। ठीक है, जब सांद्रता कम होगी तो यह एक विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेंगे, और विद्युत अपघट्य की तरह एक आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ गति करना शुरू कर देगा। लेकिन जैसे जैसे हम विद्युत अपघट्य पदार्थ की सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, एक निश्चित सांद्रता से अधिक सांद्रता पर यह कॉलॉइड तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। इस आधार पर हम यहाँ पर दो डेफिनेशन भी एकदम क्लियर कर सकते हैं। नंबर 1, मिसेल बनाने की जो शर्तें भी हैं हमारी, नंबर 1, तापमान जो है वो एक निश्चित न्यूनतम तापमान से अधिक होना चाहिए, और इस निश्चित न्यूनतम तापमान को हम कह देते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर या क्राफ्ट तापमान। वह तापमान जिस तापमान से उच्च तापमान पर ये कॉलॉइड के कण संगुणित होना शुरू कर देते हैं। ये विद्युत अपघट्य के कण आपस में आकर एग्रीगेट होना या झुंड के या क्लम्प के रूप में इकट्ठे होना शुरू कर देते हैं। सेकंड, सांद्रता, विद्युत अपघट्य विलयन की एक निश्चित सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर कॉलॉइड का निर्माण होना शुरू कर देता है, उस सांद्रता को हम कहते हैं CMC यानी क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या क्रांतिक मिसेल सांद्रता, जिस सांद्रता से अधिक सांद्रता पर कॉलॉइड तंत्र का निर्माण हो जाता है। अब ये क्रांतिक मिसेल सांद्रता क्या है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं। देखें तो देखो, मिसेल, फिर से हम इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। मिसेल जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं हमारे, एक होता है द्रव स्नेही जो कि आवेशित सिरा होता है, और दूसरा होता है द्रव विरोधी जो कि उदासीन हमारा सिरा होता है। अब हमने इसको द्रव स्नेही और द्रव विरोधी को आवेशित और उदासीन क्यों कहा, तो देखो हम एक जनरल एग्जाम्पल लें, जैसे हमने लिया साबुन, हमने एग्जाम्पल के रूप में ले लिया साबुन। हम जानते हैं हमारे सोप और डिटर्जेंट जो होते हैं वो उच्चतर वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक पार्ट C17H35, इसे हम एक इस तरीके से वसीय अम्लों को हम इस तरीके से हाइड्रोकार्बन टेल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनका सिरा ये हमारा COO- एक आवेशित सिरा होगा। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट जल के द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है, जबकि ये वाला पार्ट है वो जल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। चूंकि इस पर आवेश लगा हुआ है तो इसको हमने नाम दे दिया द्रव स्नेही, और यहाँ पर कोई आवेश लगा हुआ नहीं है, द्रव विरोधी या नॉन पोलर पार्ट हमारा कहलाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये दोनों पार्ट जल के द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं कैसे, तो देखें, अगर हम जल की संरचना लें तो जल की संरचना में हम जानते हैं कि H होता है डेल प्लस और O होता है डेल माइनस। विद्युत ऋणताओं में अंतर के कारण हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जल एक ध्रुवीय अणु है, तो यह ध्रुवीय अणु इस ऋणावेशित पार्टिकल को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करने का काम करेगा। तो ऋणावेशित पार्टिकल को जब अपनी तरफ आकर्षित करेगा या ध्रुवीय हिस्से को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, इसलिए ध्रुवीय हिस्से को हम कह देंगे द्रव स्नेही, जबकि ये जो पार्ट है जिस पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं है, इसका जल से किसी तरह का कोई स्नेह नहीं होगा, तो इस पार्ट को हम कहेंगे द्रव विरोधी भाग। देखें तो जैसे हमने एक फाइटोल टेल की संरचना बना दी, तो यहाँ पर हमने इस टेल को जो कि हमारा कार्बनिक भाग है इसको हम कह देंगे जल विरागी, और ये जो हमारा आयनिक भाग है COO- जिसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस भाग को हम कह देंगे आयनिक भाग। कार्बनिक भाग हाइड्रोफोबिक एंड या जल विरागी सिरा, और आयनिक भाग ये हमारा हाइड्रोफिलिक एंड या जल स्नेही सिरा होता है। अब साबुन और सर्फ के द्वारा हमारे कपड़े किस तरीके से साफ होते हैं, इसको हम एक बार समझ लें। हम जानते हैं कि कपड़ों पर जो दाग लगता है वो दाग हमारा ऑयली नेचर का होता है, तैलीय प्रकृति का होता है। जैसे
हमने एक यहाँ पर डायग्राम के द्वारा हम इसको रिप्रेजेंटेशन देख लें। जैसे हमने एक क्लॉथ लिया और उस कपड़े पर मान लीजिए एक ग्रीस का दाग लगा हुआ है, ग्रीस यानी ऑयली सब्सटेंस है हमारा, तो ये हमारा ग्रीस का दाग यहाँ पर लगा हुआ है। जब हम इस कपड़े को सोप के सॉल्यूशन में सोक करते हैं या डिप कर देते हैं, तो देखो अभी अभी हमने कहा सोप का जो सॉल्यूशन है उसमें दो तरीके के पार्ट उपस्थित हैं। एक पार्ट है हाइड्रोफोबिक या जल विरागी और दूसरा पार्ट है हाइड्रोफिलिक या जल स्नेही। तो ये जो जल स्नेही वाला सिरा है वो तो रहेगा जल की तरफ, देखें बाहर की तरफ यहाँ पर हमने जल लिखा हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो अपने आवेशित भाग है वो जल की तरफ है। और ये जो जल विरागी पार्ट है, हम जानते हैं ऑयल भी जल विरागी होता है या जल से प्रतिकर्षित होता है, तो ये दोनों पार्ट आपस में एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो स्टेन के चारों तरफ ये जल विरागी हिस्सा एकत्रित हो गया जो अंदर चला गया, और ये जल विरागी हिस्सा जो है वो पोलर हेड जो है वो जल की तरफ यहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है। अब जब हम इस कपड़े को इस सोप सॉल्यूशन में से बाहर खींचेंगे तो ये जो जल के द्वारा आकर्षित होने वाले पार्ट ने इस स्टेन को चारों तरफ से घिरा हुआ है। इस प्रबल आकर्षण के कारण ये ऑयल ड्रॉपलेट या जो हमारा ग्रीस का पार्टिकल है या जो तेलीय गंदगी है वो इस पानी में रह जाएगी और हमारा कपड़ा जो है वो साफ होकर ऊपर की तरफ निकल आता है। ये हमारे कपड़ों के धोने की या साफ होने की क्रियाविधि। सबसे पहले फिर से देख लें, दाग या ग्रीस का जो लगा हुआ है वो ऑयली नेचर का है। सेकंड, ये जो ऑयली नेचर का जो दाग है उसके चारों तरफ हाइड्रोफोबिक सिरे से इकट्ठे हो गए साबुन के कण, और जो इसका आयनिक पार्ट है वो इस दाग के चारों तरफ जल की ओर सिरा करके इकट्ठा हो गया। जब हम कपड़े को पानी में से खींचकर बाहर निकाल रहे हैं तो कपड़े को बाहर निकालने पर प्रबल जल के द्वारा आकर्षण महसूस होने के कारण ये दाग जो है वो पानी में रह जाएगा और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। देख लें, पॉइंट्स के रूप में देख लें, कपड़े को साबुन से धोने पर दाग के चारों ओर जल विरागी कार्बनिक भाग एवं बाहर की ओर आयनिक या जल स्नेही सिरा इकट्ठा हो जाता है, जैसा कि हमने चित्र में देखा था। सेकंड, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन से अधिक सांद्रता पर हमारे मिसेल का निर्माण हो जाएगा। और थर्ड, दाग साबुन का जो मिसेल बना हुआ है उसके साथ जल में रह जाएगा और हमारे कपड़े साफ हो जाते। देखें, तो अब हम इस टॉपिक में विगत परीक्षा से पूछे हुए प्रश्नों को एक बार सॉल्व कर लें। तो देखें, आरपीएससी 2013 में हमसे प्रश्न पूछा हुआ था साबुन क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास एल्कोहलों का सोडियम लवण, ग्लिसरॉल का सोडियम लवण, उच्चतर वसीय अम्लों का सोडियम लवण और एल्केनों का सोडियम लवण। तो अभी अभी हमने देखा जब हम अपमार्जन की क्रिया में पढ़ रहे थे तो C17H35COO- Na+। लवण का मतलब एक कैटायन एक एनायन होगा, तो यहाँ पर कैटायन एनायन उपस्थित है यानी लवण, और यहाँ पर C17H35 यानी एक हाइड्रोकार्बन चेन लगी हुई है, लंबी श्रृंखला लगी हुई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। उच्चतर वसीय अम्लों का लवण सोडियम लवण साबुन होते हैं। सेकंड, दूसरा क्वेश्चन देखें, आरपीएससी जूनियर केमिस्ट में पूछा हुआ है मक्खन में वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम है। ऑप्शन दे रखे हैं हमें ठोस द्रव, द्रव ठोस, ये रिस्पेक्टिव हमें क्रमशः पूछा हुआ है, ठोस गैस और ठोस ठोस। तो ऑप्शन नंबर देखें, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मक्खन में ठोस वितरण माध्यम में द्रव वितरित प्रावस्था पाई जाती है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, आरपीएससी जूनियर केमिस्ट का सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा हुआ है, कॉलॉइड का बनना संभव नहीं है जब वितरित प्रावस्था व वितरण माध्यम क्रमशः हैं। तो अभी हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर, तब हमने एक पॉइंट लिखा था कि अगर वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम गैस हैं, दोनों ही गैस हैं, तो गैस का एक समान वितरण होने के कारण ये हमेशा होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं या हमेशा एक समांगी विलयन का निर्माण करते हैं। इसका मतलब अगर दोनों की भौतिक प्रावस्थाएं गैस हैं तो कभी भी कॉलॉइड तंत्र का निर्माण नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है परिक्षेपण माध्यम द्रव वाला कॉलॉइड तंत्र है। तो देखें, परिक्षेपण माध्यम द्रव वाला कॉलॉइड तंत्र हमसे पूछा है और हमने जैसा कि एग्जाम्पल में देखा मिल्क, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं, यानी यह एक प्रकार का पायस है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है दूध है। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि दूध एक पायस होता है जिसमें वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने सीखा कि कॉलॉइड क्या होते हैं, कॉलॉइड को वास्तविक विलयन और निलंबन से किस प्रकार विभेदित कर सकते हैं
और कॉलॉइड को अलग अलग प्रकार से किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है, चाहे वो भौतिक अवस्था के आधार पर हो, चाहे वो आकर्षण या प्रतिकर्षण बलों के आधार पर हो, आवेश के आधार पर हो, या किसी अन्य प्रकार के आधार पर भी हम इसको विभेदित कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इस कॉलॉइड तंत्र के सेकंड पार्ट के साथ में हम फिर से मिलेंगे। अगर आपने अभी भी YouTube पर परिष्कार वर्ल्ड का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन पहले और सबसे जल्दी मिलते रहें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें परिष्कार कॉलेज YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारे सभी वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।